कहानी की शुरुआत में हमें मार्शल शू की कॉन्क्यूबाइन फेफी को दिखाया जाता है, जो कि अपने लवर के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रही थी। ये कहानी की फीमेल लीड यून लियान है, जिसकी हाल ही में ही मार्शल शू के साथ शादी हुई है। वो उसकी छठी कॉन्क्यूबाइन थी। वो उसे फेंगफी के अफेयर के बारे में जब बताती है कि मार्शल को उस पर गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी परेशानियां खड़ी करने के लिए नहीं की है। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला, फेंगफी का कोई भी अफेयर नहीं निकला, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यून लियान उसे कहती है कि अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होता तो मैं ये बात आपसे क्यों करती। ये सुनकर मार्शल अंदर जाते हैं। वो कहती है कि फेंगफी, अभी तुम्हारे मरने का टाइम नहीं आया है। अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब भी क्लियर करना है। मार्शल काफी गुस्से से अपनी गन निकालकर अंदर की तरफ जा रहे थे कि ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिलहाल हमें नहीं दिखाया जाता कि यहाँ पर क्या हुआ। अगले दिन न्यूज में बताया जा रहा था कि मार्शल शू की अचानक से ही किसी बीमारी की वजह से मौत हो गई। यून लियान उसकी मौत पर शौक मना रही थी कि कुछ लोग आपस में ही बातें करते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा पनौती है, मनहूस कहीं की। शादी के तुरंत बाद ही बेचारे मार्शल शू की मौत हो गई। पक्का इसी ने ही कुछ किया होगा। यहाँ पर हम फेंगफी को भी देखते हैं, जो कि जिंदा थी। वो कहती है कि मार्शल शू के मरने पर इसको तो घर से निकल जाना चाहिए, फिर ये मनहूस घर पर इस तरह से क्यों पड़ी है। आगे हम इस कहानी के मेन लीड दोंगफंग को देखते हैं, जो कि एक मार्शल है और अपने फादर के मरने के बाद वो इस सिटी का नया मार्शल बनने वाला है। अभी वो अपने फादर के मरने पर सरहद से लौटा था, पर उसे देखकर लगता नहीं था कि उसे अपने फादर की मौत पर जरा सा भी दुख है। उसे बताया जाता है कि तुम्हारे फादर की मौत के पीछे उसकी नई आई कॉन्क्यूबाइन यूनलान का हाथ है। दोंगफंग कहता है कि पक्का उस लड़की ने मेरे फादर के पैसों को देखकर ही उसे शादी की होगी। ऐसी कमीनी औरत को तो जलाकर मार देना चाहिए। वो उसके पास जाकर कहता है कि मेरे फादर तो अब जिंदा नहीं रहे, तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगी। इतना कहकर वो उसे मारने की कोशिश करता है कि यून लियान जोर से चिल्लाती है कि मुझे छोड़ो, मैंने तुम्हारे फादर को नहीं मारा है। यून लियान की आवाज सुनकर वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जब वो उसका चेहरा देखता है तो उसे और भी ज्यादा हैरानी होती है, क्योंकि यून लियान दोंगफंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही डेट करते थे और इन दोनों ने एक दूसरे से शादी का वादा किया था। दोंगफंग ने सरहद पर जाने से पहले उसे कहा था कि तुम मेरा इंतजार करना, वापस आने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वो कहता है कि तो मेरे फादर की छठी कॉन्क्यूबाइन तुम हो। वो वहां से जा रही थी कि वो उसे पकड़कर पूछता है कि तुम वो कैसे हो सकती हो। क्या तुमने मुझसे ब्रेकअप इसीलिए किया था ताकि तुम बाद में मेरे फादर से शादी कर सको। वो उसे रूम में ले जाकर दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है एंड उसे पूछता है कि अब तुम मुझे सारी सच्चाई शुरुआत से बताओ। कि वो कहती है कि देखो दोंगफंग, अब मैं तुम्हारे फादर की कॉन्क्यूबाइन हूँ, तो तुम मेरे साथ इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। दोंगफंग अभी काफी गुस्से में था। वो कहता है कि तुम मुझसे बचकर कहीं भाग नहीं सकती। मैंने लोगों से सुना कि तुम एक सिंगर थी और तुमने मेरे फादर को सेड्यूस करके उसे शादी कर ली। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया। यून लियान कहती है कि दोंगफंग, मैं पास्ट की बातों को भूल चुकी हूँ, तो तुम भी भूल जाओ, यही हम दोनों के लिए बेहतर रहेगा। अब मैं तुम्हारी स्टेप मदर हूँ। दोंगफंग कहता है कि मैं तो बस सच्चाई जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा भी क्या हुआ था कि तुमने मेरे फादर से शादी कर ली, एक बार मुझसे बात करना जरूरी भी नहीं समझा। इस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर से प्यार है, लेकिन मैं उसके पैसों से ज्यादा प्यार करती हूँ। स्कूल टाइम में मुझे ये लगा कि तुम कोई गरीब लड़के हो, इसलिए मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। अगर पता होता कि तुम मार्शल के बेटे हो तो मैं तुमसे ब्रेकअप करती ही ना और तुमसे ही शादी कर लेती। फेंगफी ने उसे दोंगफंग के रूम में छाते देख लिया था। वो कहती है कि बाप को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ कि इसने तो बेटे को पटाना शुरू कर दिया। ये कितनी ज्यादा कमीनी है। अभी दोंगफंग उसे कह रहा था कि सरहद में मैं रोज ही मौत का सामना करता था, पर मैं किसी भी तरह से बचने में कामयाब हो गया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे जिंदा रहकर तुम्हें तड़पते हुए, बर्बाद होते हुए देखना था। तुमने जिस तरह से मुझे छोड़ा, मुझसे ब्रेकअप किया, ये चीज मेरे लिए किसी मौत से कम नहीं थी। यून लियान कहती है कि माफ करना,
पर मैं तो अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से और खुश होकर जी रही हूँ। डोंगफांग कहता है कि पर अब से नहीं जी पाओगी। इतना कहकर वो उसे किस करने की कोशिश करता है कि वो उसे दूर धक्का देकर कहती है कि अब मैं तुम्हारे फादर की कॉन्क्यूबाइन हूँ, तो तुम इस तरह की हरकतें मेरे साथ नहीं कर सकते। आगे कहानी हमें 10 दिनों के बाद की दिखाई जाती है, जहाँ रास्ते में कोई युनलियान से टकराता है, जिस वजह से उसका लॉकेट रास्ते में गिर गया था। एक गाड़ी इसे कुचलने ही वाली थी कि वो अपनी जान पर खेलकर इस लॉकेट को बचाती है। इसके अंदर युनलियान और डोंगफांग की साथ में एक पुरानी फोटो थी स्कूल टाइम की। वो कहती है कि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हें सारी बातें एक्सप्लेन कर सकूं। अभी मेरा फोकस बस रिवेंज लेने में ही है। दूर से फेंगफी का भेजा एक जासूस उस पर नजर रखे हुए था। युनलियान अपनी किसी दोस्त शॉपन से मिलने गई थी। वो लड़की उसे फेंगफी की उसके लवर के साथ एक फोटो देते हुए कहती है कि जाकर इसे एक्सपोज कर दो। पूरी शू फैमिली फेंगफी को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगी। युनलियान कहती है कि नहीं, मैं उस फेंगफी को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। मैं उससे उसका सब कुछ छीनना चाहती हूँ, उसका ये हिडन लवर भी। मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगी कि वो कहीं की भी नहीं रहेगी। वहीं ये जासूस डोंगफांग के हाथ लग जाता है। वो उसे देखकर इतना डर गया था कि सामने से ही उगल देता है कि मैं तो बस फेंगफी के ऑर्डर पर काम कर रहा था। डोंगफांग उसे धमकी देता है कि अगर आगे से युनलियान के आसपास भी भटकते दिखाई पड़े तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कि वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। जब युनलियान बाहर आती है कि डोंगफांग के हाथों पर लगा खून देखकर जल्दी से वो उसे रुमाल बांध रही थी कि वो कहता है कि आधी रात गए तुम किसी दूसरे मर्द के हाथों को सहला रही हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? वो कहती है कि तुम इंजर्ड थे, इसलिए मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी। कि वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी शू फैमिली को नुकसान पहुँचा नहीं आई हो, इसलिए उस फेंगफी ने तुम्हारे पीछे किसी बंदे को नजर रखने के लिए भेजा। इतना कहकर वो उसका पर्स छीनकर उसमें से ये फोटो निकाल कर देख रहा था। वो कहता है कि क्या लवली कपल है, लगता है कि तुम मेरे बाप को अभी तक भूली नहीं हो। कि युनलियान उसे इग्नोर करती हुई वहां से जा रही थी। डोंगफांग उसे कहता है कि मैं जल्दी ही इस शहर का अगला मार्शल बन जाऊंगा, फिर तुम्हें मुझे छोड़ने का पछतावा होगा। इतना कहकर वो उसके हाथों में कुछ पैसे देता है एंड कहता है कि इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम्हारी दोबारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। कि वो कहती है कि इतने कम पैसे मेरे लिए काफ़ी नहीं। इतना कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में डोंगफांग घर वापस आ चुका था। वो कहता है कि तुम्हें ये लगा कि मैं गरीब हूँ इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया, पर अब मैं तुम्हें शांति से जीने नहीं दूंगा। जब युनलियान घर आती है कि फेंगफी उसे देखकर कहती है कि जरा देखो तो इस मनहूस को, इसका पति इसकी वजह से मर गया, पर ये बेशर्मों की तरह खुलेआम घर में घूम रही है, जाने का नाम नहीं ले रही। युनलियान उसके साथ कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए इग्नोर करती हुई जा रही थी कि इसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि बहरी हो क्या तुम्हें मेरी बातें सुनाई नहीं दे रही? युनलियान उसे जोर से चाटा मार देती है। फेंगफी कहती है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम इस तरह की बदतमीजी मेरे साथ नहीं कर सकती। कि युनलियान कहती है कि अभी तो मैंने बदतमीजी दिखाना शुरू भी नहीं किया। फिर ये दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ा करने लगती है कि वहाँ ग्रैंडमा आकर इन दोनों को ही डांटती है। फेंगफी तो जल्दी से अच्छा बनते हुए ग्रैंडमा के पास जाकर उसे कहती है कि देखो ना इसने मुझे किस तरह से मारा। मैंने लोगों से सुना कि ये लड़की बहुत ही ज्यादा मनहूस है। इस लड़की के हमारे घर में आने के बाद ही मार्शल शू की मौत हो गई। अभी इसका पति मरा नहीं था कि ये तो उसके बेटे डोंगफांग को पटाने चली गई। कल रात मैंने उन दोनों को साथ में रूम में जाते हुए देखा था। उन दोनों के बीच में काफी लंबी देर तक बात हुई। पता नहीं बंद कमरे में वो दोनों क्या कर रहे थे। कि युनलियान ग्रैंडमा से कहती है कि आप इसकी बातों पर यकीन ना करें, जब डोंगफांग वापस आएगा तब आप उसे पूछ लेना। फेंगफी कहती है कि देखो तो ग्रैंडमा, ये होने वाले मार्शल को उसके नाम से कैसे बुला सकती है? ये सुनकर ग्रैंडमा को उस पर गुस्सा आता है एंड वो नौकरों से कहलवाकर उसे पनिशमेंट देती है। ग्रैंडमा कहती है कि मेरे बेटे से शादी करने के बाद तुमने उसे मारा, तुम सच में पनौती मनहूस हो। मेरे बेटे के मरने के बाद अब तुम मेरे पोते के पीछे पड़ी हो ताकि तुम उसे भी मार सको। तुम्हारे जैसों की मेरे घर में कोई जगह नहीं। वो अपने नौकरों को ऑर्डर देती है कि इसे थोड़ी देर मारने के बाद इसे घर से बाहर फेंक देना। युनलियान देखती है कि फेंगफी अभी किस तरह से उस पर हंस रही है। अभी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था,
पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। आगे यूनलियान को इतना ज्यादा मारा गया था कि वो बेहोश हो गई थी। तभी ही कोई आकर उसे उठाता है। उस बंदे ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था कि डोंगफांग आकर उसे कहता है कि इससे तुम दूर रहो। इतना कहकर वो यूनलियान को उठाकर अपने रूम में लेकर आता है। अभी वो उसकी चोटों को देख रहा था कि वो अचानक से ही उठ जाती है। डोंगफांग को अपने इतने क्लोज देखकर वो थोड़ा डर गई थी और बाजू में पड़ा पानी का ग्लास उस पर फेंक देती है। वो कहता है कि एक तो मैंने तुम्हारी मदद करने की कोशिश की और तुम हो कि वो कहती है कि देखो मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे फादर की कॉन्क्यूबाइन हूँ। डोंगफांग कहता है कि पर तुम्हें तो घर से निकाल दिया गया है ना, वैसे भी अब तुम मेरे फादर की कॉन्क्यूबाइन नहीं हो, वो ऑलरेडी मर चुके हैं। इतना कहकर वो अपनी शर्ट निकाल रहा था कि वो डर जाती है, पर वो उसे दूर धक्का मारकर अलमारी में से दूसरी शर्ट निकालता है। फिर वो कहता है कि तुम्हारे जैसों की यहाँ कोई जगह नहीं, अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। वो सोचती है कि अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ तो मैं यहाँ से नहीं जा सकती। वो उससे कहती है कि मेरे पास अभी जाने को कोई जगह नहीं, तो क्या मैं थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर रुक सकती हूँ। डोंगफांग उसे तुरंत मना कर देता है कि तुम जैसों की यहाँ कोई जगह नहीं। यूनलियान कहती है कि मैं नौकरों वाले काम करने को भी तैयार हूँ, जैसे ही मुझे कोई दूसरी जगह रहने को मिल जाएगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर प्लीज तब तक तुम मुझे यहाँ पर रहने दो। कि वो मान जाता है कि ठीक है 1 महीने तक तुम यहाँ पर रुक सकती हो, पर ऐसा मेरी नौकरानी। अगले सीन में ग्रैंडपा उसे कोड़े मार रही थी कि वो तुम्हारे फादर की कातिल है, फिर भी तुमने उसे यहाँ नौकरानी बनाकर रखा, तुम आखिर में सोच क्या रहे थे। डोंगफांग कहता है कि फादर के साथ उसकी कोई वेडिंग सेरेमनी नहीं हुई थी, वो बस उसकी नाम की कॉन्क्यूबाइन थी, वैसे भी वो नौकरों वाले काम करने के लिए ही यहाँ पर रुकी है, तो आप इसमें इतना गुस्सा क्यों कर रही है। ये सुनकर ग्रैंडमा को उस पर और भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि इसे और भी ज्यादा कोड़े मारो। वहीं यूनलियान डोंगफांग की कार को साफ कर रही थी कि वहाँ फेंगफी आकर उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कल तक तो तुम इस घर की मालकिन थी, पर अब नौकरानी बन गई हो, अब नौकरानी बन ही गई हो तो जरा मेरी जूती साफ कर दो। अब यूनलियान को ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ रहा था। जब वो उसे बुली कर रही थी कि वहाँ पर डोंगफांग आकर उसे बचाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी नौकरानी हो तो तुम्हें किसी और के लिए काम करने की कोई जरूरत नहीं। फेंगफी इन दोनों को क्लोज देखकर कहती है कि जरा देखो तो इस चालाक लोमड़ी को पहले बाप को फंसाया था, अब बेटे को भी फंसा लिया। डोंगफांग अपने असिस्टेंट आनंद से कहता है कि जरा इसे सबक सिखाना। तो ये सुनकर यूनलियान थोड़ा डर जाती है कि तभी ही आनंद फेंगफी के ऊपर गंदे पानी की बाल्टी फेंकता है। डोंगफांग उसे कहता है कि आगे से तुम मेरे लोगों से दूर रहना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर वो यूनलियान का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में वो आनंद से कह रहा था कि पिछले 5 सालों में यूनलियान के साथ जो कुछ भी हुआ हो उन सभी की इन्फॉर्मेशन लाकर तुम मुझे दो। यूनलियान फेंगफी के रूम में ये फोटो दरवाजे के नीचे से सरका देती है। फेंगफी जब इसे देखती है कि वो डर के मारे जोर जोर से चिल्ला रही थी। यूनलियान कहती है कि मैं तुम्हारा यही रिएक्शन देखना चाहती थी। आगे वो अपनी दोस्त से मिलने के लिए जा रही थी कि डोंगफांग आकर उसे ये दवाई देते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बाहर जाना है तो पहले इसे पी कर जाओ। जब वो दवाई पी रही थी कि हम देखते हैं कि डोंगफांग उसके लिए स्वीट कैंडी लाया था ताकि कड़वी दवाई के बाद वो कुछ मीठा खा सके। वो गिफ्ट के तौर पर उसके लिए एक ड्रेस भी लाया था, लेकिन यूनलियान वो जल्दी जल्दी दवाई पीकर वहाँ से जा रही थी कि वो उसे रोक कर कहता है कि अब तुम मेरी नौकरानी हो तो तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा। वो उस ड्रेस के बारे में उसे कुछ बताना चाहता था कि यूनलियान घड़ी को देखकर जल्दी से उससे दूर होती है एंड कहती है कि मुझे जाना होगा वरना देर हो जाएगी। डोंगफांग कहता है कि आज मेरी सक्सेशन सेरेमनी थी और मैं चाहता था कि तुम ये ड्रेस पहनकर मुझे मार्शल बनते हुए देखो। वहीं फेंगफी शंघाई के किसी होटल में अपने लवर से मिलने के लिए गई थी जो कि अभी लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। इसका नाम जिहाई है और ये डोंगफांग का बड़ा भाई है। फेंगफी उसे जब इस फोटो को दिखाती है कि ये काफी चिल मारते हुए कहता है कि तुम्हारे उस बुढ़े पति को तो मैंने मार दिया है, अब इस फोटो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंगफी कहती है कि पिछले 5 सालों से मैं कितना डर डर कर जी रही थी
कि हमारे इस अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता ना लग जाए, कि वो कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं जैसे ही अगला मार्शल बनूंगा कि मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा। फेंगफी कहती है कि उस बुढ़े को मारकर मुझे लगा कि तुम इस सिटी के अगले मार्शल बनोगे, तो फिर ये पोजीशन उस दोंगफंग को कैसे मिल गई। इस पर जीहाई कहता है कि वो दोंगफंग बस थोड़े दिनों का ही मेहमान है, मैं उसे टपका कर यहाँ का अगला मार्शल बन जाऊंगा। और जहाँ तक इस फोटो की बात है तो मैं इस मामले को अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा। यूनलियान की वो फ्रेंड दूर से ही उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। वो कहती है कि अच्छा, फेंगफी का बॉयफ्रेंड जीहाई है, शायद इसलिए मार्शल शू की मौत हो गई। जीहाई ने ही पक्का उसे मारा होगा कि तभी ही कोई आकर उसे पकड़ लेता है। अगले सीन में यूनलियान भी इस होटल में आ गई थी। ये जो होटल है वो जीहाई का था। वो इधर उधर अपनी फ्रेंड को ढूंढ रही थी पर वो उसे नहीं मिलती। इसी होटल में दोंगफंग अपनी सक्सेशन सेरेमनी को पूरा करने आया था। वो जब उसे देखता है कि कहता है कि यूनलियान यहाँ पर क्या कर रही है। यूनलियान ने भी उसे इस तरफ आते हुए देख लिया था कि तभी ही उसके पास चांगलिन नाम का एक लड़का आता है जो कि फेंगफी का भतीजा था। वो यूनलियान के साथ फ्लर्ट करते हुए उसे जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा था। वो मना भी करती है कि मुझे ये नहीं पीना, पर वो रुक नहीं रहा था। दूर से दोंगफंग ये सब कुछ देखकर यूनलियान की मदद करने नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके रोकने पर भी नहीं रुकी थी और बाहर चली गई थी। चांगलिन यहाँ पर यूनलियान की काफी बेइज्जती करता है, ये कहकर कि अब तो तुम एक विधवा हो और दोंगफंग की मामूली सी नौकरानी, तो मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ड्रिंक तो तुम्हें मेरे साथ करनी ही पड़ेगी। कि वो उसे चाटा मार देती है। ये देखकर चांगलिन उसे गन से डरा रहा था कि दोंगफंग कहता है कि चांगलिन अब बस भी करो। तभी ही वहाँ पर जिहाई आकर कहता है कि चांगलिन अगर ये पीना नहीं चाहती तो इसके बदले में मैं ड्रिंक करता हूँ। चांगलिन यहाँ पर जिहाई को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और बिल्कुल तमीज से पेश आने लगता है। जिहाई कहता है कि तुम इस तरह से मेरी होटल में आकर पार्टी में तमाशा खड़ा कर रहे हो। वो अपने आदमियों से कहलवाकर चांगलिन को बाहर भिजवा देता है। जिहाई यूनलियान का फेस साफ कर रहा था कि ये देखकर दोंगफंग थोड़ा जेलस होकर कहता है कि बड़े भाई आप इसे टच्ची होना बंद करें, क्योंकि अब ये मेरी नौकरानी है। यूनलियान यहाँ पर जिहाई की वॉच देखकर काफी शॉक्ड होती है, क्योंकि फेंगफी के लवर ने उस फोटो में यही वॉच को पहना था। वो समझ जाती है कि फेंगफी का वो हिडन लवर और कोई नहीं बल्कि जिहाई है। अभी वो मेकअप रूम में थी कि वहाँ दोंगफंग आकर उसे कहता है कि जिहाई ने अभी अभी तुम्हारी मदद की तो तुम तो उसे अपना दिल दे बैठी होगी। वो कहती है कि जिहाई एक जेंटलमैन है और ऐसे लड़के तो सबको पसंद आते हैं। वो उसे ये ड्रेस देते हुए कहता है कि आज की सेरेमनी के लिए तुम ये पहनोगी। ये ड्रेस उसने स्पेशली यूनलियान के लिए ही खरीदा था, पर उसके मुंह से जिहाई की तारीफ सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे काफी गंदे तरीके से ट्रीट करने लगता है। वो कहता है कि तुम बस मेरी एक नौकरानी हो तो ज्यादा चपड़ चपड़ करने की कोशिश मत करो। जब वो बाहर निकलता है कि जिहाई उसका इंतजार कर रहा था, वो कहता है कि इतने साल सरहद पर रहने के बाद भी छोटे तुम तो जरा सा भी नहीं बदले। कि दोंगफंग कहता है कि और अब भी नहीं बदले, मैं घर वापस आया पर आप मेरा वेलकम करने आए ही नहीं। वो उसे पूछता है कि क्या तुम यूनलियान को पसंद करते हो, क्योंकि अब तो मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर दोंगफंग को उस पर काफी गुस्सा आ रहा था। फेंगफी आकर कहती है कि जरा देखो तो दोनों ही भाई किस तरह से एक ही औरत के लिए झगड़ा कर रहे हैं। दोंगफंग, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि उस लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं। वो लड़की मर्दों को सिड्यूस करने में काफी ज्यादा माहिर है। तुम तो उसका चेहरा देखकर पिघल गए, पर तुम नहीं जानते कि वो एक नंबर की चुड़ैल, डायन और चालाक लोमड़ी टाइप की है। दोंगफंग उसे कहता है कि यूनलियान के बारे में इस तरह की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मरना चाहती हो? अब ये सुनकर जिहाई चुप नहीं बैठता। वो दोनों भाई आपस में ही झगड़ा कर रहे थे कि जिहाई कहता है कि हम एक परिवार है, हमें अभी सबके सामने इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, वरना लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये सुनकर दोंगफंग वहाँ से चला जाता है। वो कहता है कि तुम मेरे लिए मुसीबत खड़ी करना बंद करो। मेकअप रूम से यूनलियान ये सब कुछ देख रही थी। वो कहती है कि अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि फेंगफी का वो हिडन लवर जिहाई है और उसी ने ही मार्शल शू को मारा है। आगे वो अपनी दोस्त को होटल में इधर उधर ढूंढ रही थी, पर उसका कोई पता नहीं चलता। अभी हॉल में ऑक्शन चल रहा था।
फेंगफी ने इस पेंटिंग को ऑक्शन में लगाया था। ये देखकर उसे अपने पास्ट की बात याद आ जाती है, जहाँ पर वो तो जापान स्टडी करने चली गई थी और पीछे से फेंगफी ने उसके पूरे परिवार को फंसाकर मरवा दिया था। फेंगफी एक अनाथ थी और यूनलियान के फादर ने उस पर दया खाकर उसे अडॉप्ट किया था, पर कुछ ही दिनों के बाद फेंगफी ने उसे किसी ड्रग्स के झूठे केस में फंसाकर उसे एक्सपोज किया। उसने मीडिया वालों को ये बताया कि ये लोग तो ड्रग्स की स्मगलिंग करते हैं, भले ही मैं उनके परिवार का हिस्सा हूँ, पर गलत तो गलत होता है। मुझसे ये सब कुछ देखा नहीं गया। मुझे लगा कि इनकी काली करतूतों के बारे में सबको पता लगना चाहिए। यूनलियान उस टाइम पर जापान में ही स्टडी करती थी, इसलिए फेंगफी ने उसे कभी देखा नहीं। अभी उस पेंटिंग की वजह से फेंगफी की बहुत ही लोग तारीफ कर रहे थे कि यूनलियान को रोना आ जाता है कि मेरे परिवार के साथ इतना गलत करने के बाद ये ऐशो आराम की जिंदगी जी कैसे सकती है। तभी ही वहाँ पर चांगलिन आकर उसे बेहोश करके ऊपर के रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे कोई दवाई पिला रहा था। वो कहता है कि ये सब कुछ फेंगफी ने मुझे करने को कहा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। वहीं डोंगफांग को यूनलियान के मिसिंग होने की खबर अनन ने दे दी थी, इसलिए वो उसे इधर उधर ढूंढ रहा था। अनन कहता है कि आपकी सेरेमनी जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है, तो आप वहाँ जाइए, हम लोग मैडम को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन डोंगफांग उसकी बात नहीं सुनता। चांगलिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं काफी जंटल तरीके से करूंगा। कि तभी ही उसे बाहर से किसी के आने की आवाज आती है कि वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है। जब डोंगफांग वहां पर आता है तो वो काफी नशे में थी और उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुद से ही उसे दूर होकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन डोंगफांग उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जाता। वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँ, कि इतने में वो अपना कंट्रोल खो देती है। वो कहती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। इतना कहकर वो उसे दोबारा किस करने लगती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगली सुबह वो उसे सोते हुए काफी प्यार से देख रहा था, पर जैसे ही यूनलियान उठती है कि ये वापस से खड़ूसियत वाला चेहरा बनाकर कहता है कि उठ गई। यूनलियान को कल रात की बात याद आती है और वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी कि ये कल रात की बात के बारे में उसे डिटेल में बताने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ याद नहीं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। वो उसे कहती है कि कल रात के बारे में मुझे तो कुछ भी याद नहीं, अगर तुम्हें है तो तुम भूल जाओ। डोंगफांग कहता है कि तुम स्मगलर जी की बेटी हो ना, और शू फैमिली में तुम इसीलिए आई क्योंकि तुम्हें अपने परिवार का बदला लेना था। यूनलियान थोड़ा शॉक्ड हो जाती है कि इसको मेरे बारे में पता लग गया। डोंगफांग कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पहचान को सबसे छुपा कर रखूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी वुमन बनकर रहना होगा। यूनलियान इस चीज के लिए मान गई थी। वो कहती है कि तुमने मेरे लिए दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा, मुझे ये सब कुछ मजबूरन करना पड़ रहा है। वहीं यूनलियान की वो फ्रेंड इनके हाथों लग गई थी। फेंगफी उसे धमकी देती है कि तुम्हारे पास मेरी जितनी भी फोटोज है वो मुझे दे दो। वो कहती है कि मुझे तुम दोनों की सारी काली करतूतों के बारे में पता लग गया है, अब मैं पूरी दुनिया को बताऊंगी कि तुम दोनों किस तरह के घटिया लोग हो। यूनलियान अभी अपनी फ्रेंड को पूरे होटल में ढूंढ रही थी कि उसकी लाश ऊपर से नीचे गिरती है। अपनी फ्रेंड को मरा हुआ देखकर वो इतनी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है कि डोंगफांग उसे उसकी फ्रेंड के बारे में पूछ रहा था कि वो कहती है कि मैं उसे नहीं जानती। वो कहता है कि तुम नींद में बार बार उस लड़की का नाम ले रही थी और अब ये कह रही हो कि तुम उसे नहीं जानती। वहीं फेंगफी चांगलिन को डांट रही थी कि उसने हमें अभी तक कोई फोटोज नहीं दी और तुमने उसे धक्का मार दिया। कि चांगलिन कहता है कि मैंने उसे धक्का नहीं मारा, वो खुद नीचे गिर गई। कि तभी ही वहाँ पर जिहाई आकर उसे मारने लगता है। कि चांगलिन डर के मारे कहता है कि मैं उन सारे फोटोज को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा, प्लीज आप मुझे मारना बंद करिए। कि जिहाई कहता है कि अगर डोंगफांग को उस रात पता लग गया होता कि यूनलियान के साथ तुम क्या करने वाले थे तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। अभी जिहाई इतना ज्यादा गुस्से में था कि वो चांगलिन को शूट करने ही वाला था कि ये देखकर फेंगफी जल्दी से उसे किस करने लगती है और उसका ध्यान भटकाती है। चांगलिन उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। डोंगफांग ने यूनलियान को बांध कर रखा था क्योंकि वो उसे कुछ बता नहीं रही थी। वो कहती है कि मैं कब से यहाँ पर बंधी हुई हूँ और मुझे अभी भूख लगी है। ये सुनकर डोंगफांग उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाता है। वो कहती है कि तुम्हारे हाथ का खाना खाए काफी दिन हो गए। डोंगफांग कहता है कि 1750 से दिन
मैंने तब तुम्हारे लिए खाना बनाया था और डिनर के बाद तुम गायब हो गई थी। मैं बिल्कुल पागलों की तरह तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था, पर तुम्हारा कोई अता पता नहीं था। ये सुनकर वो उसे सारी सच्चाई बताने के लिए मान गई थी। वो कहती है कि मेरे फादर इस सिटी के सबसे अमीर इंसान थे और मेरी माँ एक डांसर थी। उन लोगों को फेंगफी पर दया आई और वो लोग उसे अडॉप्ट करके घर में लाए, पर वो कमीनी औरत मेरे फादर के साथ सो गई। उसने नशे की हालत में मेरे फादर का फायदा उठाया। उसके बाद से मेरे घर में कभी भी शांति नहीं रही। उस टाइम पर हम दोनों जापान में स्टडी कर रहे थे। एक दिन मुझे पता लगा कि फेंगफी ने मेरे पूरे परिवार को झूठे ड्रग्स के केस में फंसाकर उसे मरवा दिया है। तभी ही डोंगफंग बेहोश हो जाता है क्योंकि यूनलियान ने उसकी वाइन में बेहोशी का पाउडर मिला दिया था। वो कहती है कि मैं पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर मेरा नसीब इतना अच्छा कहाँ। इतना कहकर वो चाकू को लेकर फेंगफी को जैसे ही मारने चाहती कि डोंगफंग उसे रोक देता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? अगर अभी तुमने फेंगफी को मारा तो तुम्हें जेल की सजा या फिर मौत की सजा हो जाएगी। वो कहती है कि मैं उस कमीनी को मारकर खुद भी मरना चाहती हूँ। कि डोंगफंग कहता है कि अगर तुम मर गई तो फिर मेरा क्या होगा? तुम्हारे फादर पर जो झूठे इल्जाम लगे हैं उसका क्या होगा? तुम्हारे फादर को कभी भी जस्टिस नहीं मिल पाएगा। ये सुनकर वो रुक जाती है। अगले सीन में आनंद कह रहा था कि अगर आपको पता था कि उस वाइन में कुछ मिलाया गया है, फिर भी आपने उसे ड्रिंक क्यों किया? इस पर वो कहता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मेरे साथ सेफ फील नहीं करती और मुझे कुछ भी नहीं बताती। फेंगफी ने उसके परिवार के साथ जो किया, इस वजह से वो दूसरों पर यकीन करने से थोड़ा डरती है, इसीलिए मैं तो बस उसे सेफ फील करवाना चाहता था। अगले दिन चंगलिन पकड़ा गया था। अभी सिहाई उसे मार रहा था कि वो कहता है कि यूनलियान प्लीज मुझे माफ कर दो, उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा नशे में था और मुझसे गलती हो गई। कि तभी ही फेंगफी आकर जिहाई से कहती है कि रुक जाओ, वो मेरा भांजा है, तुम उसे इस तरह से नहीं मार सकते। फेंगफी के इतना कहने पर भी जब जिहाई नहीं रुकता कि वो यूनलियान से कहती है कि ये तो सारे मर्दों को सेड्यूस करती है, मेरे चंगलिन के साथ भी इसने ऐसा ही कुछ किया होगा। वो जैसे ही उसे मारने आती कि डोंगफंग आगे आकर कहता है कि इसको टच भी मत करना। यूनलियान काफी प्यार से कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि चंगलिन से नशे में उस दिन गलती हो गई होगी, इसीलिए जिहाई प्लीज आप इसे जाने दीजिए। ये सुनकर जिहाई रुक जाता है। अगले सीन में डोंगफंग उसे कहता है कि तो तुम चंगलिन को सेड्यूस करना चाहती हो और यही तुम्हारा अगला प्लान है। वो कहती है कि हाँ, मैं चंगलिन और फेंगफी के बीच में दरार पैदा करना चाहती हूँ। चंगलिन फेंगफी का एक लौता रिलेटिव है। फेंगफी बहुत ही ज्यादा चालाक है, पर वो थोड़ा सा बुद्धू टाइप का है, उसे मैनिपुलेट करना काफी आसान रहेगा। डोंगफंग कहता है कि तुम ये चीज अकेले नहीं कर पाओगी, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मदद के बदले में मुझे तुम्हारे पास से कुछ चाहिए। वो उसकी हेल्प लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो कहती है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने रूम में लेकर आता है। कि वो कहती है कि डोंगफंग क्या तुम पागल हो गए हो? वो उसे गिफ्ट में एक ड्रेस देते हुए कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पहनकर मेरे साथ डेट पर चलो। वो कहती है कि बस इतना ही। जब वो उस ड्रेस को पहन रही थी कि डोंगफंग को आईने में से सब कुछ दिखाई दे रहा था, वो जल्दी से शर्मा कर अपनी नजरों को नीचे झुका लेता है। चंगलिन जैसे कसिनो में जाने की एक बहुत ही बुरी आदत लग गई थी। अभी वो बहुत सारे पैसे हार गया था और कर्जदार उसके पास से पैसे मांगने आया था। चंगलिन उसे कहता है कि मैं तुम्हें 3 दिन में सारे पैसे लौटा दूंगा, प्लीज अभी तुम मुझे जाने दो। कि वो बंदा उसे छोड़ देता है। तभी ही आनंद बाहर निकलता है। ये कर्जदार डोंगफंग को जानता था और शायद वो यूनलियान से इसी मदद की बात कर रहा था। आनंद उसे कहता है कि फिलहाल तुम चंगलिन पर नजर रखो। वहीं ये दोनों अपनी डिनर डेट पर आए थे, जहाँ पर यूनलियान काफी ज्यादा शांत बैठी थी। कि वो कहता है कि अब तुम काफी बदल गई हो, मुझसे पहले की तरह बात नहीं करती और ना ही हंसती हो। इस पर यूनलियान कहती है कि समय के साथ साथ तो सब लोग बदल जाते हैं, इसमें नई बात कौन सी है। ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी ही आनंद आकर कहता है कि अभी चंगलिन हॉस्पिटल गया है। ये सुनकर वो जल्दी से चंगलिन को देखने जाती है। वो कहती है कि चंगलिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इस तरह से किसने मारा। वो उसकी काफी केयर कर रही थी और चंगलिन उसे गंदी नजरों से देख रहा था। डोंगफंग जो कि दूर से ही उन दोनों पर नजर रखे हुए था,
उसका मन करता है कि वो चंगलिन को मारे, पर वो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं करता। वो कहती है कि मैं तो बस एक मामूली सी नौकरानी हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर तुम्हें कोई धमका रहा है तो तुम्हें जाकर फेंगफी को बताना चाहिए, वो पक्का तुम्हारी मदद करेगी। चंगलिन उसकी मीठी मीठी बातों में पिघल रहा था। वो कहता है कि तुम मेरी ज्यादा चिंता मत करो, मुझे तो ऐसी चोटें लगती रहती है। जब वो वापस से उसी रेस्टोरेंट में आती है कि वो उसे डांटता है कि वो तुम्हें बिल्कुल जंगली जानवर की तरह घूर रहा था, तुम अब से उसके पास नहीं जाओगी। यूनलियान कहती है कि तुम गुस्सा दिखाना बंद करो, तुम जानते हो कि मैं बस एक्टिंग कर रही थी। वो बाजू में पड़ा ग्लास तोड़कर कहता है कि अब मुझे भी चोट लगी है, तो चंगलिन की तरह मुझे भी पट्टी बांध दो। वो कहती है कि क्या तुम छोटे बच्चे हो, इस तरह से गुस्सा दिखाना बंद करो, तुम जानते हो कि वो हमारा दुश्मन था, मैं तुम्हारे सामने कोई दिखावा नहीं कर सकती, तुम उनसे काफी ज्यादा अलग हो। पर डोंगफंग का गुस्सा शांत नहीं होता, अभी वो बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था। अगले दिन चंगलिन फेंगफी के पास से पैसे मांग रहा था कि वो कर्जदार हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, अगर अभी आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो वो पक्का मुझे मार देगा। आंटी, आप जाकर जिहाई के पास से पैसे मांगिए या फिर दादी माँ के लॉकर से चोरी करिए, आपने ये पहले भी किया था। दूर से ये दोनों उन लोगों की बातें सुन रहे थे। वो कहती है कि अच्छा, तो इस फेंगफी ने दादी माँ के लॉकर से भी काफी बार चोरी की है। आगे वो जिहाई के पास पैसे मांगने चाहती है कि जिहाई कहता है कि वो चंगलिन कमीना कसिनो में पैसे हार गया होगा, इसीलिए तुम इस तरह से पैसे मांगने आई हो। कि वो कहती है कि चंगलिन इकलौता मेरी फैमिली है, तो क्या तुम उसकी मदद नहीं कर सकते। जिहाई साफ साफ मना कर देता है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाला। कि रात में मजबूरन उसे लॉकर से पैसे चुराने जाना पड़ता है। जब वो पैसे चुरा कर जा रही थी कि दादी माँ उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। फेंगफी की इस हरकत पर दादी माँ को काफी गुस्सा आया था और वो उसे ऑन द स्पॉट सजा दे रही थी, उसे मारकर। दूर से ये सारा तमाशा यूनलियान देखकर कहती है कि फेंगफी, ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अगले सीन में वो डोंगफंग के साथ इस बात को लेकर सेलिब्रेट कर रही थी कि डोंगफंग कहता है कि अब जाके तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल आई है। यहाँ पर वो उसे वादा करता है कि वो आगे चलकर उसकी पक्का मदद करेगा। फिर हमें यहाँ पर इन दोनों का एक किसिंग सीन भी दिखाया जाता है। चंगलिन ने उस कर्जदार को पैसे नहीं दिए थे, इस वजह से वो उसके पीछे पड़ा था उसे मारने के लिए, कि तभी ही वहाँ पर डोंगफंग आकर उसकी मदद करता है। ऐसा डोंगफंग ने इसीलिए किया था ताकि चंगलिन को उस पर भरोसा हो जाए और वो उसे फेंगफी और जिहाई की सारी सच्चाई बता दे कि वो दोनों मिलकर आखिर में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। वहीं जिहाई को पता लगता है कि डोंगफंग और यूनलियान जापान में एक ही स्कूल में पढ़ते थे और उस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। 5 साल पहले उसने जिस मिस्टर जी की फैमिली को खत्म किया था झूठे ड्रग्स के केस में फंसाकर, यूनलियान उसी की ही बेटी है। जिहाई कहता है कि अच्छा, तो ये लड़की शू फैमिली में मुझसे बदला लेने आई है और ये डोंगफंग का बच्चा उसकी मदद कर रहा है। अगली सुबह यूनलियान देखती है कि उसके रूम में किसी ने बहुत सारे फ्लावर्स रखे हैं। उसे लगता है कि शायद ये डोंगफंग ने किया है, तो अभी वो इन सारे फ्लावर्स को काफी खुश होकर देख रही थी। तभी ही वहाँ पर जिहाई आकर कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हें फ्लावर्स इतने पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए पूरा गार्डन खरीद देता। ये सुनकर उसे पता लग जाता है कि इन सारे फ्लावर्स को तो जिहाई ने भिजवाया है, इसलिए वो उसे टच करना बंद कर देती है। वो उसे उसकी फेवरेट पेस्ट्री देते हुए कहता है कि ये किसी फेमस बेकर ने बनाई है, उम्मीद है कि तुम्हें पसंद आएगी। जब वो उसे टेस्ट कर रही थी कि वो उसके फादर का नाम लेकर कहता है कि पहले ये बेकर उनके यहाँ काम करता था। वो समझ जाती है कि इसको मेरे बारे में पता लग गया है, इसलिए ये मेरे फादर का नाम लेकर मुझे दबे शब्दों में धमकी देने की कोशिश कर रहा है। जब वो उसे होटल में आने का इनविटेशन देता है कि तभी ही डोंगफंग आकर उसे कहता है कि बड़े भाई जाकर अपना काम करिए। फिर वो उससे कहता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। उस आदमी के लिए अपने फादर को मारना इतना आसान था तो वो तुम्हें मारने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा। ऊपर से अब तो वो तुम्हारा सच भी जान गया है कि तुम कौन हो। यूनलियान कहती है कि मुझे होटल जाकर जिहाई के खिलाफ सबूत ढूंढने हैं, ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। बस इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। आगे जिहाई ने यूनलियान के लिए बहुत सारी ड्रेसेस भिजवाई थी। जब वो उसे देख ही रही थी कि वहाँ पर फेंगफी आकर उसे झगड़ा करने लगती है आउट ऑफ जेलेसी। यूनलियान के सामने जब वो टिक नहीं पाती
कि वो जिहाई के पास जाकर उसे कहती है कि तुमने उस चुड़ैल को इतने सारे कपड़े गिफ्ट में क्यों दिए, मुझे तो आज तक तुमने कुछ भी नहीं दिया। कि वो कहता है कि तुम उसे जेलस होना बंद करो, वो लड़की जल्दी ही मरने वाली है। ये सुनकर फेंगफी तो काफी खुश हो जाती है कि मुझे लगा कि तुम उस यूनलियान को पसंद वगैरह करने लगे हो, इसीलिए तुम उसे अपने होटल में बुला रहे थे। पर ऐसा तो कुछ नहीं, वो यहाँ पर शांति से वापस चली जाती है। आगे हम होटल का सीन देखते हैं जब वो जिहाई से मिलने चाहती है कि ये उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर की तरह आज तुम्हें भी मार दूंगा। तुमने मुझ पर इन्वेस्टिगेशन करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही थी। कि वो कहती है कि तुम मुझे नहीं मार सकते, डोंगफंग यहाँ का मार्शल है, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डोंगफंग जो कि कब से वहाँ पर छुपा हुआ था, वो सामने आकर कहता है कि अच्छा तो तुम जानती थी कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। वो उसे यहाँ से लेकर जा रहा था कि जिहाई कहता है कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, ये मेरा इलाका है। डोंगफंग की आर्मी तभी ही सामने आती है। इतने सारे लोगों को देखकर जिहाई कुछ बोल नहीं पाता और डोंगफंग यूनलियान को लेकर वहाँ से चला जाता है। घर वापस आने के बाद डोंगफंग उसे कहता है कि अब से तुम कहीं नहीं जाओगी, हमेशा मेरी नज़रों के सामने मेरे ही रूम में रहोगी। कि वो कहती है कि क्या तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, इतने सालों से मैं अकेले तुम्हारे बगैर ही जी रही थी, एंड देखो मैं जिंदा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। डोंगफंग कहता है कि तुम बात को समझ नहीं रही, जिहाई अभी तुम्हारे पीछे पड़ा है, वो पक्का तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तभी ही वहाँ पर दादी माँ आती है, उसने उन दोनों की बातें सुन ली थी। अगले सीन में वो डोंगफंग को डांट रही थी कि तुम एक ऐसी लड़की को अपने कमरे में कैसे रहने दे सकते हो जो पहले तुम्हारे फादर की कॉन्क्यूबाइन हो। डोंगफंग कहता है कि अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो मैं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता हूँ, पर मैं यूनलियान को अकेले नहीं छोड़ सकता। दादी माँ कहती है कि तुम पूरा पागल हो गए हो, मेरे इतना समझाने पर भी नहीं समझ रहे। जब वो अपने रूम में आता है कि यूनलियान वापस से भाग गई थी, कि वो उसे दोबारा पकड़कर लेकर आता है। अभी वो उसे समझा रहा था कि अभी तुम खतरे में हो तो मेरे साथ रहो, जैसे ही तुम्हारा बदला पूरा होगा कि मैं तुम्हें खुद जाने दूंगा। वो डोंगफंग की बात को समझ जाती है और कहती है कि तुम सोफे पर सो जाओ, मैं बेड पर सो जाती हूँ। कि डोंगफंग कहता है कि ये मेरा रूम है, सोफे पर तुम सोओगी। लेकिन अगले सीन में सोफे पर वो सो रहा था। अभी वो यूनलियान को सोते हुए काफी प्यार से देख रहा था। अगले दिन वो उसे अपने साथ ऑफिस में भी लेकर गया था। वो कहता है कि तुम मुझे इस तरह से घूरना बंद करो और यहाँ पर आकर मेरी मदद करो। जैसे ही वो उसकी मदद करने चाहती कि वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था कि आना आकर कहता है कि सरहद पर एक इमरजेंसी आ गई है तो आपको वहाँ पर जाना होगा। जाने से पहले डोंगफंग यूनलियान से कहता है कि तुम दरवाजे को अंदर से लॉक कर दो और मेरे बगैर किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। यूनलियान बिल्कुल ऐसा ही करती है। जैसे ही डोंगफंग वहाँ से जाता है कि दादी माँ आकर दरवाजा खटखटाती है। दादी माँ की आवाज़ सुनकर यूनलियान जैसे ही दरवाजा खोलती है कि सामने जिहाई खड़ा था। वो उसे देखकर भागने की कोशिश करती है पर जिहाई उसे जाने नहीं देता। वो उसका हाथ पकड़कर उसे अपने होटल लेकर जा रहा था कि तभी ही वहाँ पर डोंगफंग अपने सोल्जर्स को लेकर आ जाता है। डोंगफंग को देखकर यूनलियान अपना हाथ छुड़ाकर जल्दी से उसके पीछे छुप जाती है। डोंगफंग जिहाई से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे दूर रहना, क्या तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती। कि जिहाई कहता है कि छोटे तू मुझसे एक लड़की के लिए झगड़ा कर रहा है। डोंगफंग कहता है कि ये मेरी फियोंसे है, मैं इसे शादी करने वाला हूँ, इसलिए आगे से तुमने इसे टच भी किया तो मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ये सुनकर जिहाई को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो अकड़ दिखाते हुए वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यूनलियान उससे पूछ रही थी कि तुम तो सरहद पर जाने वाले थे, फिर वापस क्यों आ गए। कि डोंगफंग कहता है कि मुझे लग ही रहा था कि जिहाई तुम्हारे पीछे आएगा और मेरा शक सही निकला, अच्छा हुआ कि मैं वापस आ गया। वैसे मेरे जाने के बाद क्या उसने तुम्हें डराया था। कि वो कहती है कि उसने नहीं, बल्कि मैं तुम्हारी वजह से डरी हुई हूँ। तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। डोंगफंग कहता है कि उस टाइम पर मैं काफी सीरियस था, मैं सचमुच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यूनलियान कहती है कि पर तुमने मुझसे तो एक बार पूछा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी मर्जी कोई मायने नहीं रखती, मैंने ठान लिया है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। अगले सीन में हम दादी माँ को देखते हैं जो कि शाओमिंग नाम की एक लड़की का काफी अच्छे से वेलकम कर रही थी।
वो शाओमिंग की शादी डोंगफंग से कराना चाहती थी ताकि डोंगफंग यूनलियान के बारे में भूल जाए। और ये जो शाओमिंग नाम की लड़की है वो इस सिटी के चीफ ऑफिसर की बेटी है। इसका एटीट्यूड बिल्कुल एक बिगड़ल राजकुमारी की तरह था। वो यूनलियान को देखकर उसे कोई नौकरानी समझकर उसे काफी बदतमीजी से बात कर रही थी। जब उसे ये पता लगता है कि ये मार्शल शू की विधवा है, कि वो कहती है कि अगर विधवा हो तो इस तरह से सच धज कर क्यों घूम रही हो, तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शाओमिंग के इस तरह के बर्ताव को देखकर तो दादी माँ भी उसे थोड़ा डर जाती है। वहीं सिहाई ने हॉस्पिटल में चंगलिन को मारने के लिए अपने किसी बंदे को भेजा था। वो बंदा डॉक्टर का भेस बदल कर आया था, जिस वजह से आनान उसे पहचान नहीं पाता और वो चंगलिन को बचाने में नाकामयाब रहता है। यूनलियान शाओमिंग की वजह से अभी काफी ज्यादा गुस्से में थी कि वो तुम्हारी फियांसे है तो तुम उसके पीछे भागो, मेरे पीछे इस तरह से भागना बंद कर दो। कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा और किसी से शादी नहीं करना चाहता। अभी वो उसे शूट करना सिखा रहा था ताकि यूनलियान उसकी गैर मौजूदगी में भी खुद को प्रोटेक्ट रखना सीख सके। कि तभी ही जिहाई का भेजा हमलावर उस पर हमला कर देता है। आनान को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद यूनलियान ने उसे शूट किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। यूनलियान यहाँ पर खुद शॉक्ड थी। अगले सीन में उसने उसे जेल में डाल दिया था। आनान कहता है कि डोंगफंग तुम्हारी इतनी मदद करता है, फिर भी तुमने उसे मारा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था? वो पूछती है कि डोंगफंग कैसा है, क्या वो ठीक है? वो कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा नाशुक्री टाइप की हो, पता नहीं क्यों मेरे मार्शल तुम्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। वो उसे यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे डोंगफंग को देखना है, तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। इस पर वो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले मार्शल ने चंगलिन की गवाही ली थी। चंगलिन ने बताया था कि जिहेंग और फेंगफी दोनों ही मिलकर अफीन यानी कि ड्रग्स का धंधा करते हैं। उस टाइम पर यूनलियान के फादर इस सिटी में सबसे अमीर थे। उन दोनों ने यूनलियान के फादर को अपने साथ काम करने के लिए ऑफर किया, पर यूनलियान के फादर ने उसे मना किया कि मैं ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा और तुम्हारा पर्दाफाश भी करूंगा कि तुम लोग किस तरह की काली करतूतें कर रहे हो। फिर जिहाई और फेंगफी ने मिलकर यूनलियान के पूरे परिवार को खत्म कर दिया और ये सारा ऑर्डर उसके बॉस ने दिया था। उसका जो बॉस है उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। आनान ये सारी बातें उसे बता रहा था। वो कहता है कि अभी मेरे मार्शल उस बॉस को ढूंढ रहे हैं और उसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं चला है। वो समझ जाती है कि डोंगफंग ने उसे ये सारी बातें इसीलिए नहीं बताई क्योंकि वो उसे सेफ रखना चाहता था। वो आनान को दोबारा कहती है कि तुम मुझे डोंगफंग के पास लेकर जाओ, मुझे उसे देखना है। वहीं ये दोनों मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। फेंगफी कहती है कि डोंगफंग अभी कोमा में है और यूनलियान को कस्टडी में लिया गया है। मैं तो कहती हूँ कि एक को हॉस्पिटल में और दूसरे को जेल में ही टपका दो, फिर हमारा कोई दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा और हम खुलेआम ड्रग्स का धंधा कर पाएंगे। जिहाई कहता है कि ये हमारी आखिरी मुलाकात है, आगे से मुझसे मिलने मत आना। वो कहती है कि ऐसा क्यों? जिहाई कहता है मैं जल्दी ही शाओमिंग से शादी करने वाला हूँ। अगर मैंने शाओमिंग से शादी कर ली तो चीफ मुझे मिलिट्री की पावर देने में मदद करेंगे, फिर डोंगफंग कहीं का नहीं रहेगा, मैं इस सिटी का अगला मार्शल बन जाऊंगा। फेंगफी उसे कहती है कि पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करके मुझे मार्शल की वाइफ बनाओगे। कि वो कहता है कि तुम्हें तो बस मार्शल की वाइफ बनने की पड़ी है। फेंगफी कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुमने अगर शाओमिंग से शादी कर ली तो फिर मेरा क्या होगा? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कि वो कहता है कि ऐसा है तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। कि वो जा नहीं रही थी, कि वो उसे धमकी मारकर यहाँ से भगा देता है कि आगे से मेरे सामने दिखाई मत देना। जब वो यहाँ से जा रही थी कि आनान के भेजे हुए लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं हॉस्पिटल में यूनलियान डोंगफंग को देखने गई थी। अभी वो उसकी केयर कर रही थी कि वहाँ पर शाओमिंग आ जाती है और उसे चाटा मारकर कहती है कि डोंगफंग अभी कोमा में है तो तुम उसका ध्यान रखने का नाटक कर रही हो ताकि उठने के बाद तुम उसके सामने अच्छी बन सको। यूनलियान हॉस्पिटल में कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दादी माँ और बाकी सभी लोग चीफ का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे थे। चीफ कहते हैं कि डोंगफंग अभी बीमार है, डॉक्टर ने भी कुछ ठीक से नहीं बताया कि वो कोमा से कब उठेगा, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं जिहाई को मिलिट्री की पावर दे दूंगा। जिहाई ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी और शाओमिंग की शादी की बात करने ही वाला था
कि वहाँ पर डोंगफंग एक जबरदस्त एंट्री लेता है, जिसको देखकर जिहाई के तो तोते ही उड़ जाते हैं। डोंगफंग चीफ के पास आकर उसे बताता है कि जिहाई ने किस तरह से उसे मारने के लिए हमलावर को भेजा। वो अपने साथ सबूत और गवाह लेकर भी आया था। दादी माँ को तो ये सब कुछ जानकर जिहाई पर काफी गुस्सा आ रहा था। चीफ जिहाई को अरेस्ट करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं और अपने ऑफिस में आकर जिहाई को डांट रहे थे कि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। डोंगफंग को तुम्हारे बारे में पता लग गया, पता नहीं तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग मेरे अंडर क्यों काम करते हैं। जिहाई को थोड़ा बहुत पीटने के बाद वो कहते हैं कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से निकल जाओ, मुझे जो भी काम होगा मैं डोंगफंग के पास से करवा लूंगा। वहीं शाओमेंग अभी डोंगफंग के घर पर रुकी हुई थी। वो शादी की बात करते हुए डोंगफंग के काफी क्लोज आ रही थी कि यूनलियान से ये चीज देखी नहीं जाती और वो बाहर आ जाती है। आगे डोंगफंग शाओमेंग के साथ बाहर डेट पर गया था कि रास्ते में ही उसे यूनलियान मिल जाती है। शाओमेंग को उसे देखकर बस ऐसे ही गुस्सा आ रहा था कि वो आनंद से कहती है कि तुम इसे सजा दो, ये लड़की मेरे सामने इस तरह से कैसे आ सकती है। डोंगफंग के इशारा करने पर आनंद उसे भरी बाजार में सभी लोगों के सामने मार रहा था। जिहाई जिसको सभी जगह से निकाल दिया गया था, वो ये सारा नजारा देख रहा था। अगले सीन में आनंद कह रहा था कि आप चिंता ना करें, मैंने मैडम को काफी धीरे से मारा है। जब वो यूनलियान को हॉस्पिटल में देखने जाता है कि यूनलियान की हालत अभी बहुत ही ज्यादा खराब थी। यूनलियान उसे पूछती है कि तुम मेरे साथ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहे हो। इस पर वो उसे कुछ भी नहीं बताता एंड कहता है कि मैं जल्दी ही शाओमेंग से शादी करने वाला हूँ, तुम अपने बदले के बारे में भूल जाओ। यूनलियान उसे कुछ कहने के लिए आगे आ रही थी कि वो नीचे गिर जाती है, पर डोंगफंग उसे उठाने तक भी नहीं आता और ऐसे ही उसकी बिना केयर किए हुए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन यूनलियान ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया था कि जिहाई उसे किडनैप करके किसी सुमसम गली में लेकर आता है। जिहाई को अब शू फैमिली से निकाल दिया गया था और चीफ भी उसकी कुछ ज्यादा खास मदद कर नहीं रहे थे कि ये यूनियन से कहता है कि क्यों ना हम हाथ मिला ले, देखो हम दोनों के दुश्मन सेम है। चीफ ने ही तुम्हारे पूरे परिवार को झूठे ड्रग्स के केस में फंसाकर मरवा दिया था। अगर तुम मुझसे हाथ मिलाने के लिए तैयार होती हो तो हम दोनों साथ में मिलकर सबूत को ढूंढकर चीफ और डोंगफंग दोनों को ही सजा देंगे। यूनियन उसे मना कर देती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं, मैं अपना बदला खुद से ले सकती हूँ। इस पर वो कहता है कि शू फैमिली ने बचपन में मुझे अडॉप्ट किया था, मैं उनका सगा बेटा नहीं, इसलिए वो हमेशा ही मुझे एक भिखारी की तरह ट्रीट करते थे, मुझे काफी जलील करते थे। जबकि डोंगफंग उसका सगा बेटा था, इसीलिए दादी माँ और मेरा बाप दोनों ही उसे काफी पसंद करते थे। शू फैमिली वालों ने मेरी कभी परवाह नहीं की, इसीलिए अभी मैं डोंगफंग को खत्म करके शू फैमिली में उसकी पोजीशन लेना चाहता हूँ। देखो अब तो डोंगफंग शाओमेंग से शादी करने वाला है, वो तुम्हें पसंद नहीं करता, ऊपर से मैंने देखा कि रास्ते में आनंद तुम्हें किस तरह से मार रहा था, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलकर अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। यूलियान तो फिर भी उसे मना कर देती है कि ये उसे किडनैप करके डोंगफंग को धमकी देता है कि तुम मुझसे मिलने अकेले आओ वरना मैं तुम्हारी प्रेमिका को मार दूंगा। यूलियान खतरे में है ये जानकर डोंगफंग भागा हुआ उससे मिलने के लिए आता है। जिहाई उसे कहता है कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, फिर चाहे वो माँ बाप का प्यार हो या फिर मार्शल की पोजीशन हो, तुम्हें तो पैदा होना ही नहीं चाहिए था। कि डोंगफंग कहता है कि तुम्हें सब इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि तुम्हारा कैरेक्टर बुरा है। जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी तब तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। कि वो कहता है कि फिर भी तुम पैदा हो गए और पैदा होने के बाद तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। यहाँ जिहाई की बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितना जेलस और इनसिक्योर टाइप का लड़का है। अभी इन दोनों भाइयों के बीच में थोड़ी बहुत फाइट होती है और डोंगफंग यूलियान को बचाकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद वो उससे कहती है कि मेरी फैमिली को बदनाम करने के पीछे चीफ का हाथ है, ये सारी बातें मुझे जिहाई ने बताई। क्या तुम शाओमेंग से शादी करने के लिए इसीलिए माने थे क्योंकि तुम्हें भी ये सच्चाई पता लग गई थी कि चीफ ही इन सभी के पीछे है। डोंगफंग उसे कुछ एक्सप्लेन करने चाहता कि बेहोश हो जाता है क्योंकि जिहाई ने उसके हाथ पर गोली मार दी थी। आगे हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर डोंगफंग का इलाज हो रहा था। वो उसके लिए खाने में बन लेकर आई थी। वो उसे बताती है कि जब मैं जापान से चाइना वापस आई थी तब
तब मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। मेरी फैमिली में कोई जिंदा नहीं बचा था। मैं बस ऐसे ही मार्केट में इधर उधर घूम रही थी कि किसी स्टॉल वाले ने दया खाकर मुझे ये बन खाने को दिया। तब मुझे ऐसा लगा कि बन इस दुनिया का सबसे डिलीशियस फूड है। वो उसे कहता है कि माफ करना कि तुमने इतना कुछ सफर किया और मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा कि हम पहले की ही तरह एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। आगे दोंगफंग के ठीक हो जाने के बाद ये लोग घर वापस आ गए थे, जहाँ पर वो उसे फेंगफी से मिलवाने के लिए जेल में लेकर जाता है। फेंगफी बताती है कि चीफ के ऑर्डर पर ही उसने वो सारे काम किए और उसके फादर को मरवा दिया। और इस ड्रग्स के धंधे के पीछे जिसका हाथ है वो असल में चीफ है। कि वो उसे पूछती है कि तुमने फिर मेरी फ्रेंड को क्यों मारा, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। कि फेंगफी कहती है कि उसे हमारे बारे में पता लग गया था, इसलिए मजबूरन हमें उसे मारना पड़ा। यूनलियान कहती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम इतने सारे गलत काम करके इल्जाम दूसरों पर डालकर अच्छे से जिंदगी जी पाओगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। वहीं जिहाई अब चीफ के साथ दोबारा मिल गया था। वो उसे कहता है कि दोंगफंग हमारा पर्दाफाश करे, उससे पहले ही हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए। इस बार चीफ भी जिहाई की बात मान लेते हैं। इन लोगों ने दोंगफंग को अभी अरेस्ट करके रखा था। जब इनको ये पता लगता है कि दोंगफंग के पास तो इनके खिलाफ काफी सारे सबूत है कि ये लोग उसे टॉर्चर करके सबूत मांग रहे थे, पर दोंगफंग तो कुछ भी नहीं कहता। आगे जिहाई फेंगफी को छोड़ने गया था, जहाँ पर फेंगफी उससे कहती है कि मैंने तुमसे काफी प्यार किया, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार थी, पर तुमने मेरी जगह पर किसी और लड़की को चूज कर लिया। जिहाई कहता है कि तुम ये सारी बेतुकी बातें करना बंद करो, अब तुम आजाद हो तो यहाँ से निकल जाओ। फेंगफी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, पर तुम ही मुझे छोड़ रहे हो तो मैं क्या करूँ। यहाँ पर वो खुद की जान ले लेती है और उसके मरने के बाद जिहाई को ये रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी। अभी उसे काफी पछतावा हो रहा था कि उसे फेंगफी से इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए थी और उसके प्यार को रेसिप्रोकेट करना चाहिए था। आगे यूनलियान दोंगफंग से मिलने जेल में आई थी, जहां उसके ऐसी हालत देखकर उसे काफी बुरा लग रहा था। कि दोंगफंग कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, ये लोग मुझे मारने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में सभी मेरे लोग हैं। यूनलियान कहती है कि तुमने काफी बार मेरी मदद की है, अब मुझ अकेली को ही अपना बदला पूरा कर लेने दो। इतना कहकर वो उसे किस करके जैसे ही बाहर जाती है कि जिहाई कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी सबूत है वो सारे तुम मुझे दे दो। वो कहती है कि तुम मुझे चीफ के पास लेकर जाओ, मैं उसे खुद से ये सारे सबूत देना चाहती हूँ। कि जिहाई ऐसा कर देता है। चीफ कहता है कि तुम अपने बाप से काफी ज्यादा स्मार्ट हो, वो मेरा पर्दाफाश करना चाहता था, इसलिए मैंने उस बुढ़े को मार दिया, पर तुम उनसे काफी अलग हो। यहाँ पर यूनलियान के पास कोई सबूत नहीं था, वो तो बड़ा धमाका करके इस जगह को उड़ाकर सबको एक ही साथ में खत्म करना चाहती थी। वेल ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। आगे हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी डेट को एंजॉय कर रहे थे। दोंगफंग कहता है कि अब तुम पहले की ही तरह खुश रहने लगी हो। कि वो उसे पूछती है कि मुझे अभी तक पता नहीं चला कि तुम उस दिन जेल से किस तरह से आजाद हुए। वो कहता है कि तुम जिहाई को चीफ के यहाँ लेकर चली गई थी, तो आनन ने आकर मेरी मदद की। फिर दोंगफंग ने सारा मामला अपने हाथ में ले लिया। उसने जिहाई को तो ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया था और जो चीफ था उसका पर्दाफाश करके सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा दे दी। यूनलियान के फादर का नाम भी अब क्लियर हो गया था। वो उसे रिंग पहनाते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वो मान जाती है। कि तभी ही वहाँ पर शाओमेंग आकर यूनलियान पर गोली चला देती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। दोंगफंग देखता है कि यूनलियान मर चुकी है। वो कहता है कि तुम मुझे छोड़कर इस तरह से नहीं जा सकती, अभी अभी तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगी। कि यूनलियान उठकर इस लॉकेट को बाहर निकालती है। इस लॉकेट के अंदर वो गोली फंस गई थी, जिस वजह से यूनलियान जिंदा थी। ये देखकर दोंगफंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। गाइस वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।